नमस्कार, आप सभी को बात करते हैं राजस्थान आईटीआई इंस्ट्रक्टर की भर्ती के बारे में। जो फॉर्म अप्लाई हो चुके हैं आज की डेट से, यानी कि आपके पास में फॉर्म अप्लाई हो चुके हैं आज की डेट से, यानी कि फॉर्म है, स्टार्टिंग डेट है यानी कि 7 मार्च 2024 से स्टार्ट हो गए हैं और 5 अप्रैल 2024 अंतिम डेट है। अब इस भाग में अप्रोक्सीमेटली 3000 पोस्टें आने वाली थी, बट इन्होंने 4 भाग की वैकेंसियां दी है। जो आपके सामने है कनिष्ठ अनुदेशक, दूसरी है आपके पास में कनिष्ठ रोजगार योग्यता कौशल में, तीसरी है आपकी अभियांत्रिक यानी ड्राइंग ईडी में, चौथी आपके पास में कार्यशाला गणना एवं विज्ञान में यानी कि वर्कशॉप कैलकुलेशन में। जो आईटीआई में वर्कशॉप कैलकुलेशन होता है वहां पे पोस्टें खाली है। और कितनी कितनी पोस्टें हैं यहाँ पे हमारे पास में नॉन टीएसपी एरिया है, जिसमें हमारे पास में कंप्यूटर में है 164 पोस्ट और टीएसपी में है आपके पास में 38 पोस्ट। यानी कि ये पोस्ट बहुत अच्छी है, यानी कि 202 पोस्ट बहुत ही सुनहरा ऑप्शन है। दूसरा है आपके पास में रोजगार योग्यता कौशल में, यानी कि नॉन टीएसपी में 146 और टीएसपी में 12, यानी कि टोटल 158 पोस्ट हैं। और अगली अगर ईडी में बात करें इंजीनियरिंग ड्राइंग में, तो नॉन टीएसपी में कितनी है, 82 है और टीएसपी में 18 पोस्ट हैं। टोटल 100 पोस्ट हैं, बहुत अच्छी पोस्टें हैं ये सभी जगह। वर्कशॉप कैलकुलेशन में नॉन टीएसपी में 199 पोस्ट हैं और टीएसपी में 20 हैं। टोटल 219 पोस्ट हैं, यानी कि कुल टोटल पोस्ट मिला के बात करें तो 679 पोस्टें हैं। अब इसकी बात करते हैं हम आगे की, यानी कि फर्स्ट में अगर कंप्यूटर की बात करें, इंस्ट्रक्टर कंप्यूटर लैबोरेटरी की बात करें कि इसमें आपके पास में क्या होना चाहिए। फर्स्ट पोस्ट के बारे में बात करें, हम कंप्यूटर वाले की बात करें तो इसमें हमें क्या योग्यता होनी चाहिए। अगर आपके पास में कंप्यूटर से कोई भी कंप्यूटर वाले ब्रांच से ही होना चाहिए, यानी कि आपने आईटीआई कर रखी, 10+2 तो होना ही होना चाहिए। उसके बाद में अगर आपने आईटीआई कर रखा है या आपने डिप्लोमा कर रखा है या आपने बीटेक कर रखा है या आपने कंप्यूटर साइंस से, जीएस कर देती हूँ, कंप्यूटर साइंस से अगर आपने मास्टर डिग्री कर रखी है या कोई भी 3 ईयर का कंप्यूटर में कोपा में आपके पास में डिग्री है, तो वो सभी आप क्या भर सकते हो, ये वाला फॉर्म कंप्यूटर वाला अप्लाई कर सकते हो। लेकिन इसके साथ में आपने आईटीआई कर रखी है तो भी आपके पास में इन सभी के लिए आपके पास में सीआईटीएस होना जरूरी है। सीआईटीएस होना जरूरी है, ये कोपा में होता है। कंप्यूटर वाले स्टूडेंट के लिए ये सीआईटीएस कोपा में होता है, जो 1 साल का सर्टिफिकेट होता है, जिसके अंदर ये मई में फॉर्म भरे जाते हैं और नवंबर तक इनका कंप्लीट हो जाता है। ये पूरा 1 साल भी नहीं लगता। अगर अब बात करें, इनके साथ एक्सपीरियंस भी चाहिए। अगर आपने आईटीआई कर रखी है तो आपको 3 साल का 3 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर आपने डिप्लोमा कर रखा है तो आपके पास में सीआईटीएस तो होनी चाहिए सभी के साथ में, यानी कि 2 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए, 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर आपने बीटेक कर रखी है या अदर कर रखा है तो प्लस में 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना कंपलसरी है। आपने मास्टर डिग्री कर रखी है तो भी आपको 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना जरूरी है। अगली अगर मैं बात करूं सभी के लिए, ये कंप्यूटर, इसमें केवल कंप्यूटर वाले जा सकते हैं। केवल किस वाले जा सकते हैं, कंप्यूटर वाले स्टूडेंट जा सकते हैं, अदर कोई नहीं जा सकता। अगली अगर मैं बात करूं, इसके बाद में हमारा दूसरा जो पार्ट था वो हमारे पास में था कि जो हमारे पास में रोजगार योग्यता कौशल वाला, दूसरे वाला था हमारे पास में योग्यता कौशल वाला था, दूसरी पोस्ट दूसरे भाग में। तो यहाँ पे हमारे पास में रोजगार योग्यता कौशल वाले में आपके पास में या तो एमबीए हो या फिर आपके पास में क्या होना चाहिए, बीबीए होना चाहिए, या आपके पास में क्या हो, बीबीए हो। इसके साथ में भी आपके पास में सीआईटीएस होना जरूरी है।
इसके साथ में भी आपके पास में क्या होना जरूरी है, CITS होना जरूरी है। इसके बाद में था आपके पास में इंजीनियरिंग ड्राइंग वाला भाग था, यानी कि थर्ड पोस्ट आपके पास में ED वाली, इंजीनियरिंग ड्राइंग वाली। इसके अंदर आप किसी भी ब्रांच से, किसी भी रिलेटेड ब्रांच से आपकी योग्यता होनी चाहिए 10+2, या आपने ITI कर रखा हो, या आपने डिप्लोमा कर रखा हो, या आपने BTech कर रखा हो, आपने कोई सी भी डिग्री या मास्टर डिग्री कर रखी है कोई भी। प्लस में इनके साथ सभी के साथ आपके पास में 12th तो होनी है सबसे पहले, इसके ITI से पहले तो जरूरत नहीं है, 10+2 और ITI डिप्लोमा या BTech। प्लस में आपके पास में CITS होना चाहिए, और इसका एक्सपीरियंस भी क्या है, इसका 3 ईयर है, और डिप्लोमा का 2 ईयर है, BTech का 1 ईयर है। अब बात इसकी आती है कि इसमें फॉर्म कौन कौन भर सकता है। अगर आप किसी भी एनी डिग्री कोई भी ब्रांच से हो आप, लेकिन आपके पास में ये कोई सी भी ब्रांच से हो और उसी ब्रांच में आपके पास में क्या होना चाहिए, CITS होना चाहिए। इसमें जो कोपा वाला स्टूडेंट है वो यहाँ पे भी फॉर्म भर सकता है, जो कंप्यूटर वाला है वो यहाँ पे भी भर सकता है, और रोजगार कौशल वाला है वो भी भर सकता है यहाँ पे। लेकिन शर्त ये है कि जब उन्होंने तैयारी की है या जब एजुकेशन किया है तो उनके ये 2 सब्जेक्ट होने चाहिए, वर्कशॉप कैलकुलेशन और इंजीनियरिंग ड्राइंग। ज्यादातर ये बच्चे मैकेनिकल वाले जाते हैं, लेकिन बाकी भी अलाउड है अब की बार इसमें। अगली अगर हम बात करें इससे अगली पोस्ट की, अगला पोस्ट है हमारे पास में वर्कशॉप कैलकुलेशन। वर्कशॉप कैलकुलेशन की बात करें तो इसके अंदर भी सेम चीजें हैं, यानी कि आपके पास 10+2 प्लस ITI या डिप्लोमा या BTech, ये कोई भी हो, इनके साथ कंपल्सरी है CITS होना, और एक्सपीरियंस वही है यहाँ पे 3 ईयर का एक्सपीरियंस, यहाँ पे आपके पास में 2 ईयर का एक्सपीरियंस, और यहाँ पे आपके पास में 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना कंपल्सरी है। और ये भी एनी डिग्री, यानी कि कोई भी डिग्री हो सकती है कोई से भी, लेकिन उसी में CITS होना कंपल्सरी है आपके पास में। तो ये चारों विभागों की वैकेंसी थी, इसका मैंने आपको योग्यता बताई। अब बात आता है कि पेपर में क्वेश्चन कितने आते हैं, और अब इसके चेंजिंग क्या हुआ है सिलेबस में। तो देखो हमारे पास में पेपर सेट में, सभी पेपर सेट में पर्सन संख्या आपके पास में 120 आएगी। पर्सन संख्या कितनी आएगी भाई आपके पास में, 120 आएगी। और मार्क्स भी कितने के रहेंगे, नंबर भी कितने का रहेगा, 120 का रहेगा, मार्क्स भी 120 का रहेगा। और आपको जो समय मिलेगा 120 मिनट मिलेगी, यानी कि 2 आवर का टाइम मिलेगा आपको, 2 घंटे का टाइम मिलेगा। प्लस इसमें सबसे बड़ी बात है कि पहले नेगेटिव मार्किंग नहीं आता था, लेकिन अब की बार आपके पास नेगेटिव मार्किंग 1/3 नेगेटिव मार्किंग है, 1/3 भाग क्या है, नेगेटिव मार्किंग है। दूसरी बात, इन क्वेश्चनों को 2 भागों में बांटा गया है, यानी कि भाग ए और भाग बी। भाग ए में नॉन टेक आएगा और भाग बी में टेक्निकल। जो चारों ट्रेड थी जिससे आपने अप्लाई किया है उसी का आपके पास में सिलेबस आएगा। जैसे आपने वर्कशॉप कैलकुलेशन का किया तो पार्ट ए में तो राजस्थान जीके आ जाएगी आपके पास में, और पार्ट बी में वर्कशॉप कैलकुलेशन के 80 क्वेश्चन आएंगे। इनको 2 भागों में डिवाइड किया। तीसरी बात है कि यहाँ पे मिनिमम योग्यता, मिनिमम पासिंग मार्क्स 40% लाना कंपलसरी है। अगर आपने ये नहीं लेके आए तो आप अयोग्य हो गए, सीट खाली चली जाएंगी, बट आपको सिलेक्शन नहीं होगा। 40% लाना कंपलसरी है 120 में से। और अगर 120 का 40% निकालते हो तो आपको कितने क्वेश्चन सही होने चाहिए, 120 का 40% निकालोगे तो आपके पास में कितने क्वेश्चन सही होने चाहिए, 48 क्वेश्चन आपके होने चाहिए एक्यूरेट, यानी कि पर्सन आपके मिनिमम है ये। उसके बाद में मेरिट बनती है, पर्सन संख्या आपके 48 क्वेश्चन होने चाहिए, उसके बाद में मेरिट बनती है। अब जितने भी आपके डिक्लेयर, मैं सभी कंसेप्ट आपका क्लियर करती चलती हूँ।
अगली बात करें, अगर मैं बात करूं भाग, जो पर्सन आ रहे हैं 120 क्वेश्चन आ रहे हैं, ये दो भागों में बांटा जाएगा, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए में आपके पास में 40 क्वेश्चन आएंगे, 40 ही नंबर के रहेंगे, ठीक है। पार्ट बी में आपके पास में 80 क्वेश्चन आएंगे, 80 नंबर के रहेंगे। लेकिन ये जो भाग है ये नॉन टेक है। नॉन टेक का मतलब राजस्थान जीके है, ये राजस्थान जीके है। और ये भाग है, ये जो आपका सब्जेक्ट है, ये जो भाग है ये जो आपका सब्जेक्ट है, इस भाग में तुमने चारों पार्ट में जितनी भी वैकेंसियां देखी है, यानी कि फर्स्ट में आपने देखा कंप्यूटर वाली, तो कंप्यूटर में भी वही जीके आएगा। अगर रोजगार कौशल वाला देखा तो भी 40 नंबर का ही आएगा। अगर आपने ईडी वाला देखा तो भी 40 नंबर का आएगा। यदि आपने वर्कशॉप कैलकुलेशन वाला देखा तो भी वो आपके पास में 40 नंबर का ही आएगा। अब अंतर क्या है, ये भाग तो सभी का कॉमन है, और इस भाग में अगर आपने कंप्यूटर का दिया तो कंप्यूटर का ही सिलेबस आएगा 80 नंबर का। अगर आपने कौशल रोजगार का दिया तो उसी का ही सिलेबस आएगा। अगर आपने ईडी का दिया, इंजीनियरिंग ड्राइंग का, तो 80 नंबर के ईडी के ही क्वेश्चन आएंगे। अगला, अगर आपने वर्कशॉप कैलकुलेशन पढ़ा, वर्कशॉप कैलकुलेशन वाला पेपर दिया, तो आपको 80 नंबर का वर्कशॉप कैलकुलेशन ही आएगा। अब सबसे बड़ी बात ये होती है, जो अदर स्टेट वाले स्टूडेंट है वो बोलते हैं कि क्या मैडम हम अप्लाई कर सकते हैं? हाँ भाई, सभी कर सकते हो। ये जो नॉन टीएसपी एरिया है, इसकी जो सीटें हैं उसमें भी पार्टीशन है, जनरल, ओबीसी, एसटी, एससी और अन्य जो सैनिक वगैरह है, भूतपूर्व सैनिक वगैरह। तो आप अदर स्टेट वाले स्टूडेंट सभी फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, लेकिन वो जर्नल की जो सीटें हैं वो उसमें काउंट होंगे, ठीक है। और सभी की एज देखो, एज की अगर मैं बात करूं आपसे, तो देखो एज की बात करें तो आपके पास में एज है, राजस्थान में कोई भी एग्जाम की एज है आपके पास में 21 से 40, 18 से 40 भी होती है, इस पेपर में 18 से 40 है। और उसके बाद में ये तो जर्नल की है, ये तो किसकी है? जर्नल की है। अगर आप ओबीसी में हो तो +3 कर दो, एसटी एससी में हो तो +5 कर दो। अगर वुमेन की अलग से भी छूट है और भी रिलेक्शन है, तो ये चीजें हैं, एज से तो कोई नहीं निकल सकता स्टेट के एग्जाम में। अब इससे आगे का आपको सिलेबस देखना चाहिए कि सिलेबस में क्या क्या आ रहा है। तो सिलेबस की बात करें हम इससे आगे, तो देखेंगे कि देखो, आपको मैंने बताया कि जो पार्ट ए है, पार्ट ए है उसमें 40 नंबर के आएंगे। अधिकतम अंक ये दोनों का मिला के बोला है भाई, ठीक है। पार्ट ए में मैंने बता दिया आपको क्या क्या आया था। राजस्थान का इतिहास आएगा, कला एवं संस्कृति आएगी, परंपराएं आएंगी, विरासतें आएंगे, राजस्थान का भूगोल आएगा, राजस्थान की राजनीतिक एवं प्रशासनिक अवस्था आएगी, ठीक है। अगर आप कंप्यूटर के हो तो पार्ट बी में 80 नंबर का कंप्यूटर आ जाएगा। इसके बाद में आपको आगे बताते हैं कि इसके जो क्वेश्चंस हैं वो कैसे कैसे हैं। देखो, राजस्थान का इतिहास और कला संस्कृति, साहित्य, परंपराएं, यानी कि ये 40 नंबर वाला भाग है, ठीक है। ये टॉपिक आपको करने हैं, यानी कि राजस्थान के इतिहास के प्रमुख स्रोत, राजस्थान की प्रमुख प्रौद्योगिक सभ्यताएं, राजस्थान का प्रमुख राजवंश है, उनकी उपलब्धियां, राजा महाराजाओं के बारे में, यानी कि ये इतिहास है। ये वाले आएंगे महत्वपूर्ण किले, सम्माक, संरचनाएं, ये सभी राजस्थान की जीके में है। ये वाला सारा पार्ट 40 नंबर में है। इससे आगे का है आपके पास में, ये सारा के सारे राजस्थान के हैं, आपको खोल के दे रखा है, ये राजस्थान का भूगोल है। इससे आगे का दे रखा है आपके पास में, ये राजस्थान की राजनीतिक एवं प्रशासनिक व्यवस्थाएं हैं। ये सिलेबस है आपको खोल के कि आपको क्या क्या पढ़ना है। मानो कि आप कंप्यूटर से हो तो आपके पास में कोपो का CITS सर्टिफिकेट होना चाहिए। कंप्यूटर का पार्ट बी में ये तुम्हारे पास 80 नंबर का आएगा। ये कंप्यूटर का सिलेबस है, 80 क्वेश्चन आएंगे और 80 नंबर का आएगा, और सभी में 1/3 मार्क्स है नेगेटिव का। ये आपके पास सिलेबस था। और अगर वर्कशॉप कैलकुलेशन है तो उसका भी सिलेबस ऐसा ही है, जो ITI की बुक चलती है उससे थोड़ा सा लेवल से लेके पढ़ते हुए चलना। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत। और एक और सूचना देना चाहते हैं कि हमारी टीम आपको यूट्यूब पे अलग अलग पार्ट को भी रेगुलर कंटिन्यूटी में आपको थ्योरी प्लस MCQ क्वेश्चन कराएंगे, यानी कि
आपके पास में राजस्थान जीके का भी पार्ट चलेगा, और आपके पास वर्कशॉप कैलकुलेशन, कंप्यूटर, और ये सभी पार्ट जो चारों भागों की हैं, इन चारों भागों के आपके पास आप ऑनलाइन क्लास ले सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे। आपको जल्दी ही इस चीज की इंफॉर्मेशन कर दी जाएगी। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार भाई। जैसा कि आप सभी को पता है, आईटीआई में इंस्ट्रक्टर की वैकेंसी आ चुकी है, फॉर्म फिलिंग डेट भी स्टार्ट हो चुकी है, और जिस जिस ट्रेड में वैकेंसी आई थी उसके बारे में आप सभी को इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी। और अगर किसी स्टूडेंट को इन्फॉर्मेशन नहीं मिली है तो वह पर्टिकुलर वेबसाइट पर जाकर उस नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके देख सकता है। तो मैं इस पार्ट में आपको कंप्यूटर पढ़ाऊंगा, और उस कंप्यूटर के सिलेबस में क्या क्या आएगा, कैसे हमको पढ़ना है, क्या हमारी स्ट्रेटजी होगी कि हम इस गोल्डन चांस में हमारी सीट को श्योर करें या पक्का करें। तो देखिए भाई, ये है हमारा कंप्यूटर का सिलेबस। अब इस कंप्यूटर के सिलेबस में क्या क्या आ रहा है वो देखिए। बेसिक ऑफ कंप्यूटर्स, तो पहले अपन क्लियर कर दें भाई, इस वाले एग्जाम में, इस वाली परीक्षा में दो पार्ट होंगे। इस वाले एग्जाम या इस वाली परीक्षा में कितने पार्ट होंगे? दो पार्ट कैसे होंगे? एक होगा पार्ट ए और एक होगा पार्ट बी। एक होगा भाग ए और एक होगा भाग बी। भाग ए आपका राजस्थान से रिलेटेड होगा और भाग बी आपका ट्रेड से रिलेटेड होगा। और अपना ट्रेड क्या है भाई? कंप्यूटर। इसमें आएंगे हमारे नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने? 80। कितने होंगे भाई? नंबर ऑफ क्वेश्चंस या प्रश्नों की संख्या इसमें होगी 80। उन 80 में हमें कोशिश करनी है भाई हमारे क्वेश्चन 79 भी नहीं जाएं। ठीक है भाई, यहाँ देखिए 80 क्वेश्चंस हैं, इन्हें आपको सिर्फ क्वेश्चन ही नहीं मानना है, ये होंगे आपके सबसे सही और सटीक डिसीजंस जिन्हें आपको सबसे कम समय में लेना होगा। तो देखिए भाई, अपन देखेंगे हमारे सिलेबस के बारे में। देखिए हमारा सिलेबस है सबसे पहले बेसिक ऑफ कंप्यूटर्स, कंप्यूटर का बेसिक। अब आप कहेंगे सर इसमें बेसिक में क्या होगा? तो देखिए बेसिक में हम पढ़ेंगे इसके इवोल्यूशन के बारे में, इसकी जनरेशंस के बारे में। इसके बाद है भाई हार्डवेयर एंड पेरिफेरल्स। हार्डवेयर और पेरिफेरल्स क्या होते हैं? पेरिफेरल्स डिवाइसेज क्या होता है? हार्डवेयर और क्या होता है? सॉफ्टवेयर। क्या ये हमारे कंप्यूटर का कंपोनेंट है या नहीं है? और अगर कंप्यूटर का कंपोनेंट है तो कंप्यूटर के कंपोनेंट या कंप्यूटर के भाग में कौन कौन से ऐसे पार्ट्स होते हैं जिनसे हमारे कंप्यूटर का निर्माण होता है। इसके बाद है भाई बूटिंग प्रोसेस। भाई आप सभी ने कभी ना कभी या कहीं ना कहीं कंप्यूटर को देखा होगा या ऑन किया होगा। तो भाई जब हमारा कंप्यूटर ऑन होता है तो उसी प्रोसेस को हम साधारण भाषा में कहेंगे, क्या कहेंगे? बूटिंग। या अगर हम टेक्निकल टर्म में कहें ऑपरेटिंग सिस्टम का, या हम कहें ऑपरेटिंग सिस्टम का रैम में लोड होना, रैम में लोड होना क्या कहलाता है? बूटिंग प्रोसेस। अब ये कितने टाइप की होती है, कैसे ये प्रोसेस कंप्लीट होता है, उसके बारे में हम हमारे आने वाले वीडियोस में बात करेंगे। इसके बाद है ट्रबल शूटिंग हार्डवेयर। ये भाई कई बार आपने प्रॉब्लम को फेस किया होगा कि आप नेट कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन वो नहीं हो पा रहा है, वहां एक प्रॉब्लम लिखी हुई आती है, वो होती है ट्रबल शूटिंग। क्या होती है भाई? ट्रबल शूट प्रॉब्लम लिखी हुई आती है। अब कौन कौन सी एरर्स होती हैं जो ट्रबल शूट से जुड़ी हुई होती हैं। इसके बाद में है हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। अब भाई क्या हार्डवेयर होता है, क्या सॉफ्टवेयर होता है, ये सभी पार्ट किसके हो गए भाई? बेसिक ऑफ कंप्यूटर्स के। नेक्स्ट यूनिट में हम पढ़ेंगे कंप्यूटर नेटवर्क। कंप्यूटर नेटवर्क के बारे में हम बताएंगे कंप्यूटर में कौन कौन सी टेक्नोलॉजी यूज होती है। जैसे कि आप सभी ने पढ़ा होगा लैन, जैसे कि आप सभी ने पढ़ा होगा मैन, जैसे कि आप सभी ने पढ़ा होगा वैन, जैसे कि आप सभी ने पढ़ा होगा पैन। ठीक है भाई, इन सभी के बारे में हम हमारे आने वाले वीडियोस में बात करेंगे। आप सभी ने अपने आईटीआई इंस्ट्रक्टर में या कोपा में या जिस भी कोर्स को आपने किया हुआ है वहां आप सभी ने पढ़ा होगा कि भाई कौन कौन से मॉडल्स इसमें हमें पढ़ने होते हैं। जैसे कि OSI मॉडल, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन, या फिर आपने पढ़ा होगा TCP/IP, TCP/IP। ठीक है भाई, इन दो मॉडल्स के ऊपर ही हमारा क्या चलेगा भाई? कंप्यूटर नेटवर्क। क्या चलेगा? कंप्यूटर नेटवर्क। इसके बाद में हम पढ़ेंगे, देखिए कॉन्फ़िगर कंप्यूटर नेटवर्क, इंस्टॉलिंग कंप्यूटर पेरिफेरल डिवाइसेस। देखिए भाई पेरिफेरल डिवाइसेस के बारे में अगर हम साधारण रूप में बात करें तो वे सभी डिवाइसेज या वे सभी तंत्र जो कंप्यूटर में कहां से जुड़ते हैं भाई? बाहर से जुड़ते हैं। जैसे कि माउस, जैसे कि कीबोर्ड, ये सभी कहां से जोड़ते हैं आप? बाहर से। तो बाहर से कनेक्ट होने वाली डिवाइसेज
जो क्या करेंगे भाई कंप्यूटर में इनपुट का काम करेंगी। क्या आप कीबोर्ड से इनपुट दे सकते हैं? हाँ, तो ये कैसी डिवाइस हो गई? पेरिफेरल डिवाइस। इसके बाद हम पढ़ेंगे डिवाइस ड्राइवर और सॉफ्टवेयर। इसके बाद में नेक्स्ट यूनिट में आएगा ओपन सिस्टम ऑपरेटिंग सिस्टम के टाइप्स। कौन कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम के टाइप्स होते हैं? तो टाइप्स को पढ़ने से पहले हमें नॉलेज होनी चाहिए कि हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। इसके बाद आएगा यूजर इंटरफेस विद विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम 10 और लेटेस्ट। हमें विंडोज के बारे में पढ़ना होगा। देखिए भाई, बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, जैसे कि मैक, जैसे कि हमारा विंडोज, जैसे कि हमारा लाइनक्स, जैसे कि हमारा यूनिक्स। ये सभी क्या है भाई? हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम के टाइप। और अब लेटेस्ट में कौन सा चल रहा है उसके बारे में। इसके बाद हम पढ़ेंगे फाइल मैनेजमेंट ऑन ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट यूनिट में आएंगे हम वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर कौन सा हो गया भाई? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है भाई, इसमें हम पढ़ेंगे जैसे कि एमएस ऑफिस। एप्लीकेशंस में जैसे एमएस ऑफिस हो गया, कैसे हम क्रिएट करते हैं, कैसे हम सेव करते हैं, कैसे हम फॉर्मेटिंग करेंगे, और क्या क्या इनकी शॉर्टकट कीज होंगी या ऐसे कौन से कमांड होंगे जिनसे कि हम इन्हें सेव कर सकते हैं। इसके बाद आएंगे प्रिंटिंग डॉक्यूमेंट्स यूजिंग वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, वर्किंग विद ऑब्जेक्ट्स, मैक्रोज, मेल मर्ज, टेम्पलेट एंड अदर टूल्स इन वर्ड। ये सभी किसके हैं भाई? एमएस वर्ड के पार्ट। और एमएस वर्ड कैसा सॉफ्टवेयर है भाई? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। इसके बाद नेक्स्ट आएगा डेटा विजुअलाइजेशन ऑन एनालाइजिंग यूजिंग एमएस एक्सेल। तो कुल मिला के भाई हम सभी को एमएस एक्सेस के सभी पार्टों को पढ़ना है। अब एमएस एक्सेस में हम क्या क्या पढ़ेंगे? जैसे कि हम पढ़ेंगे एमएस वर्ड, जैसे कि हम पढ़ेंगे एमएस एक्सेल, जैसे कि हम पढ़ेंगे एमएस पावर पॉइंट। देखिए भाई, इस एग्जाम को कंडक्ट करवा रहा है अधीनस्थ बोर्ड, और उसने भाई आपको एक चैलेंज दिया है 40%। क्या है मेरे भाई? 40% का। और उस 40% के लिए आपको सबसे सही और सटीक डिसीजन लेते हुए इस एग्जाम को क्रैक करना है। यहाँ आपके साथ में एक चैलेंज और है, इस बार परीक्षा में बदलाव आया है। देखो भाई, काफी टाइम बाद ये एग्जाम कंडक्ट हो रहा है, वैकेंसी बहुत लंबे समय बाद आई है। देखो, इससे पहले जब वैकेंसी आती थी तो कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, लेकिन इस बार कितनी है भाई? 1/3 है, 1/3। तो भाई हमें नेगेटिव मार्किंग को भी इग्नोर करना है और सबसे सही आंसर्स को हमको करके आना है। तो भाई हमने देखा वर्ड के बारे में, हमने देखा एक्सेल के बारे में, हमने देखा पावर पॉइंट के बारे में। नेक्स्ट में हम देखेंगे वेब ब्राउजर्स की। देखिए, आज के समय में कोई भी व्यक्ति इंटरनेट से अनजान नहीं है, वो कोई ना कोई वेब ब्राउजर चलाता होगा। अगर आप मोबाइल में चला रहे हैं, वहां भी आप किसी न किसी वेब ब्राउजर को यूज में लेते हैं। अगर आप लैपटॉप में या डेस्कटॉप में या अदर किसी भी डिवाइस में चला रहे हैं, तो इंटरनेट को यूज में लेने के लिए आप किसी न किसी वेब ब्राउजर की हेल्प जरूर लेते होंगे। नेक्स्ट में हम देखेंगे क्रिएटिंग एंड यूजिंग ईमेल अकाउंट लाइक जीमेल, याहू मेल और एनी अदर। भाई यूट्यूब जिस पे आप अभी देख रहे हैं, तो भाई वहां भी आपने अपनी कोई ना कोई आईडी क्रिएट की होगी। ऐसे ही हर व्यक्ति की एक ना एक ईमेल आईडी होती है। उसे कैसे क्रिएट किया जाता है, उसमें कौन कौन से ऑप्शंस होते हैं, उन सभी में क्या क्या फीचर्स होते हैं, उन सभी को हमें पढ़ना होगा। इसके बाद में आएगा नेक्स्ट में मोबाइल एप्लीकेशंस, स्कैनिंग, क्यूआर, एआर कोड। कितने तरीके के कोड होते हैं, जैसे कि बार कोड होता है, जैसे कि क्यूआर कोड होता है, उनमें कितने डॉट्स होते हैं, कैसे बनाया जाता है, क्या इनके कमांड्स होते हैं, कहाँ इनका यूज होता है, इस सभी के बारे में हमें पढ़ना होगा। नेक्स्ट है भाई सेटअप एंड ऑपरेटिंग ऑफ स्मार्ट क्लासरूम एंड मल्टीमीडिया सिस्टम्स। भाई मल्टीमीडिया आज हमारे जीवन का कैसा अंग है भाई? अभिन्न अंग है। ठीक है भाई, तो ये एक हमारे सिलेबस का ओवरव्यू था जिसके बारे में हमें पढ़ना होगा। तो अच्छे से पढ़िए, और आगे आने वाले हमारे वीडियोस में हम इन सभी टॉपिक्स को कवर करेंगे, और आप सभी के साथ होते हुए आपके सिलेक्शन के लिए हम मेहनत करेंगे। ठीक है भाई, आप सभी भी मेहनत करिए और हमारे वीडियोस को देखिए। थैंक यू।